अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का जो लेक्चर है वो हम बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं। तो अपनी बात को स्टार्ट करता हूं जी। सबसे जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास वो है जी कि डिफाइन यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो अगर मैं बात करता हूं जी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन की, तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी कि हमने डिफाइन करना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं यूनिट वेक्टर की, तो मिसाल के तौर पर लेट कर लें, ये आपके पास एक एक्सिस आ गया, ये आपके पास दूसरा एक्सिस आ गया, ये आपके पास तीसरा एक्सिस आ गया। तो यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करता हूं, लेट कर लें ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस आ गया। अब एक्स के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जी आई यूनिट वेक्टर, y के लिए इस्तेमाल करते हैं j यूनिट वेक्टर एंड z के लिए इस्तेमाल करते हैं k यूनिट वेक्टर। तो पॉइंट क्या है कि यूनिट वेक्टर है क्या? एक ऐसा वेक्टर जो किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्तेमाल। कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर जो होगा, अगर मैं इसके यूनिट वेक्टर की बात करूंगा तो वो बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करेगा? स्पेसिफाई करेगा। लेट कर लें अगर वेक्टर होता एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसके लिए होता आई यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर होता वाई एक्सिस के अलोंग तो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता जे यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर होता जेड एक्सिस के अलोंग तो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता के यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। और इसको मालूम करने का तरीकेकार क्या होता है, लिखने का तरीकेकार क्या होता है? ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। एंड यूनिट वेक्टर के कोई भी यूनिट्स नहीं होते क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है एंड ये डायमेंशन लेस होता है। अब इसी तरह से पहले क्वेश्चन का ये था पहला पार्ट। अब अगर पहले क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की बात करता हूं तो गौर करना जरा। लेट कर लो कि आपके पास ये एक एक्सिस आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया एंड ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। अब लेट कर लो ये वो पॉइंट है जिसकी पोजीशन को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं, जिसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये ओरिजिन आ गया और ये वो पॉइंट आ गया जिसकी पोजीशन को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूं। तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, ये ए है, ये बी है, तो अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बना लूंगा तो ये बन जाएगा ए आई यूनिट वेक्टर एंड ये मेरे पास बन जाएगा बी जे यूनिट वेक्टर। तो जो रिजल्टेंट पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर, या फिर अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी भी लोकेशन को डिस्क्राइब करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मिसाल के तौर पर आप शहर के अंदर आते हैं, चौक फौरा पे, आप मुझे आकर कॉल करते हैं कि भाईजान आप किधर हैं, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई आप किधर हो। तो जब मैं ये पूछ रहा हूं तो बेसिकली मैं ओरिजिन सेलेक्ट कर रहा हूं, फिर मैं ये बताऊंगा कि भाईजान मैं इस जगह से इतने फासले पर इस डायरेक्शन में मौजूद हूं। तो जो वेक्टर ये बताएगा उसको क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका वो है दी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब अगर मैं बात करता हूं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की, तो यहीं से डिफाइन कर देते हैं। ये जो ए आई यूनिट वेक्टर है ये आर का कंपोनेंट है। बेसिकली ए जो है ये आर का एक्स कंपोनेंट है एंड बी जो है जे जो है ये आर का वाई कंपोनेंट है। तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर किसी भी वेक्टर की असर अंदाज होने वाली वैल्यू बताता है किसी भी गिवन डायरेक्शन में, किसी भी
गिवन डायरेक्शन में। मैं मिसाल देता हूं कि आप चेयर को उठाते हैं यूं सीधा, आराम से उठ जाएगी। लेकिन अगर आप, मैं यही कहता हूं भाई थोड़ा पीछे हटो, अब चेयर को आगे रखो, अब उठाओ, अब जोर लगेगा, आप भी वही हो, कुर्सी भी वही है। लेकिन अगर एंगल तब्दील हो तो फोर्स का असर अंदाज करने वाला वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाता है। तो वो जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्या कहते हैं? अब मिसाल के तौर पर ए आई यूनिट वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर की असर अंदाज होने वाली वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में। एंड बी जे यूनिट वेक्टर जो है, ये पोजीशन वेक्टर आर की असर अंदाज होने वाली वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है वाई डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का इफेक्टिव वैल्यू किसी भी गिवन डायरेक्शन में, उसको क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ जाता है, द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव राइज टू जीरो रिजल्टेंट विच व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। वो ये कहता है जी कि हमारे पास, दूसरा पार्ट जो है वो कहता है जी कि हमारे पास तीन वेक्टर थे, जब उनको मिलाया तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ गया। तो किस तरह से मिलाएंगे, मतलब उनकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए? तो गौर करना जरा। लेट कर लो एक वेक्टर है ये, लेट कर लो एक वेक्टर है ये, एंड लेट कर लो एक वेक्टर है ये। अब अगर मैं तीन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करता हूं और वो एक क्लोज शेप बना लेते हैं, इस सिचुएशन में वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो। वजह गौर करना, हेड टू टेल रूल कहता है जी पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड पहले की टेल। तो ये बताओ जरा कि रिजल्टेंट की जगह किधर है? रिजल्टेंट बनाया है? नहीं बनाया। तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। तो आसान लफ्जों में जितने मर्जी वेक्टर हैं आपके पास, आप उनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ो, इस तरह से जोड़ो कि वो पहले की टेल और आखिरी का हेड आपस में डायरेक्ट मिल जाए विदाउट एनी रिजल्टेंट। मतलब वो एक क्लोज शेप बना ले विदाउट एनी रिजल्टेंट। क्या आप रिजल्टेंट ड्रॉ नहीं किया, उसके बगैर ही वो क्लोज शेप बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ये चीज याद रखनी है। अब इसके बाद तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहता है जी वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन फॉर व्हाट ओरिएंटेशन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। तो गौर करना जरा, लेट कर लो ये सिचुएशन है जी आपके पास, ये मैं इस तरह से बना देता हूं इसको। अब गौर करना जरा, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव एक्स, ये आ गया पॉजिटिव वाई, ये आ गया नेगेटिव एक्स एंड ये आ गया नेगेटिव वाई। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेक्टर को कहां पर रखें कि उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो नेगेटिव हों। तो जाहिर सी बात है, कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर को रखूंगा तो उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब इसके बाद दूसरा पार्ट पूछ रहा है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट्स हैव ऑपोजिट साइन। तो ऑपोजिट साइन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दूसरे क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो। अब अगर मैं बात करता हूं फोर्थ क्वेश्चन की, लेट कर ले एक वेक्टर है, उसके तीन कंपोनेंट है मिसाल के तौर पे। लेट कर लो यहां पे जो आंसर शो हो रहा है इसमें दो है, मैं यहां पे तीन शो करवा देता हूं। ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। वो कहता है कि जो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इनमें से दो जीरो हैं, मतलब जितने भी हैं वो सारे जीरो हैं सिवाय एक के, सिवाय एक के। मतलब ए वाई भी जीरो है, ए जेड भी जीरो है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बताएं कि अगर वेक्टर के बाकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जीरो हो
लेकिन सिर्फ एक कंपोनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो, जिस तरह से इसमें ax जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा? नहीं। तो ये बात याद रखनी है कि वेक्टर का रिजल्टेंट कब 0 आएगा? जब तमाम के तमाम कंपोनेंट्स क्या होंगे? 0। अगर एक भी कंपोनेंट 0 नहीं है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये आपके सामने मैंने शो कर दिया है कि दो कंपोनेंट 0 थे, ax 0 नहीं था, तो ऐसी सिचुएशन में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर नहीं आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड? अब अगर मैं इस लिहाज से बात करता हूं तो गौर करना जरा, उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। ट्रिकी किस लिहाज से, मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। अब देखिएगा जरा, उसने एक क्वेश्चन पूछा जी कि क्या किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है? अब जाहिर सी बात है, पहला जो इंप्रेशन होता है, मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में मार्कर पकड़े हैं, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, मेरे हाथ में मार्कर पकड़े हुए हैं, ये मार्कर है, मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूं, तो क्या कभी भी ये अकेला या ये अकेला रिजल्टेंट से बड़ा हो सकता है? तो ऑफ कोर्स बच्चे का पहला आंसर होता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये वैसे हट के बात बता रहा हूं, आपने जस्ट इसको माइंड में रखना है, लेकिन पेपर के अंदर नहीं लिखना आपने इसको, आपने जस्ट इसको माइंड के अंदर रखना। गौर करना जरा, हो भी सकता है, इसका आंसर होना क्या चाहिए था, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। गौर करना जरा, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया है कंपोनेंट का, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कंपोनेंट का। अब ये 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कंपोनेंट का। गौर करना, एक वेक्टर है, लेट कर लो ये फोर्स है 6 न्यूटन, और एक जो है ये फोर्स है 4 न्यूटन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 न्यूटन। अब मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, इनका रिजल्टेंट क्या है? 2 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, इस 2 न्यूटन वाले रिजल्टेंट के क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे? कंपोनेंट्स होंगे। तो पॉइंट क्या है? अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो तो 2 है, जबकि कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड उससे क्या है? बड़ा है। कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड उससे क्या है? बड़ा है। तो एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर से बड़ा हो सकता है, मिसाल के तौर पर जब उनका एंगल आपस में 180 डिग्री हो, अगर कंपोनेंट्स आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब यहां पर जो आंसर अक्सर दिया जाता है वो दिया जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से। एक कंपोनेंट वो किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिर्फ 3 होते हैं, और उनकी शर्त क्या है? ऐसे कंपोनेंट जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएं, तो वो सिर्फ 3 हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका आंसर दूंगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिहाज से, मिसाल के तौर पे एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था 4, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट था 3, तो ये आंसर आ जाएगा 25 = 5। अब रिजल्टेंट है 5, रिजल्टेंट क्या है? 5, जबकि एक कंपोनेंट 4 है, एक कंपोनेंट 3 है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट से क्या है? ज्यादा है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट्स के क्या है? ज्यादा है। अब दूसरा केस लेट कर लो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, लेट कर लो ax जो है वो 0 नहीं है, जबकि ay 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो उसके कंपोनेंट के, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट से ज्यादा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर तो वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर होगा तो ऐसी सिचुएशन में या तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट से बड़ा होगा या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट के बराबर होगा। क्या हो सकता है? बराबर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी रिजल्टेंट से बड़ा नहीं हो सकता। अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो नेगेटिव हो? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है?
तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है? अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड लेने की बात करते हैं तो वो आता है जी ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब लेट कर लो, अगर मैं ए एक्स को भी नेगेटिव मान लेता हूं, ए वाई को भी नेगेटिव मान लेता हूं, तो अब इनका स्क्वायर है, तो जो स्क्वायर होगा वो अगेन इस नेगेटिव को क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो लिख भी देता ना मिसाल के तौर पर -7 न्यूटन, अब ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, ये माइनस का मतलब ये होगा कि आपका जो डायरेक्शन चोजन है वो ओरिजिनल डायरेक्शन के क्या है? ऑपोजिट है। तो ये इसका मतलब बनता है, ये बात याद रखनी है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर? गौर करना जरा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे जी एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है। अगर इनका रिजल्टेंट जो है वो नल वेक्टर है तो आप इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं? लेट कर लें a जो था ये बराबर था a x i यूनिट वेक्टर प्लस a y j यूनिट वेक्टर, एंड b जो था ये बराबर था b x i यूनिट वेक्टर प्लस b y j यूनिट वेक्टर। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर दें तो ये आ जाएगा a x i यूनिट वेक्टर प्लस a y j यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस b की जगह पे वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, एंड ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अब इनको कंपेयर कर लेता हूं तो ये आ जाएगा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर। अब ए वाई को बी वाई के साथ, तो ए वाई जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। तो इधर से आंसर क्या आ जाएगा? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, एंड इधर से भी आंसर आ जाएगा ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो पॉइंट क्या है? अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो 0 है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है उसका रिजल्टेंट जो है वो 0 है, तो फिर उनके कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो ये सिंपल सा मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स का सम 0 है तो उनके कंपोनेंट्स का सम भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, और वैसे एक बात ये भी है कि ये शो कर रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड थे ऑपोजिट डायरेक्शन। जब इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन तो रिजल्टेंट 0, तो उनके कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट भी 0 के बराबर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 8वां क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड? अब गौर करना जरा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वेक्टर है। अब वो ये कहता है कि इस वेक्टर को कितने एंगल पर रखें, कितने एंगल पर रखें कि इसका जो एक x कंपोनेंट बन रहा है और एक y कंपोनेंट बन रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो? बराबर। अब इसके भी दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि tan ऑफ थीटा, यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। अब उसने कहा क्या है? उसने कहा कि कितने एंगल पर वेक्टर के दोनों कंपोनेंट बराबर हो, मतलब ए एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई। तो tan इनवर्स, अब मैं ए वाई की जगह पर ए एक्स पुट कर देता हूं क्योंकि मैंने खुद नीचे कंडीशन लगाई है कि दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो ए एक्स लिख दूं या ए वाई लिख दूं दोनों की जगह पर, तो ये एक्स एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स किसके बराबर होता है? 45 डिग्री। किसके बराबर होता है? 45 डिग्री। अब अगर इसी चीज को मैं एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और वो है क्या? गौर कीजिएगा जरा बात के ऊपर। लेट कर लो ए एक्स जो है वो बराबर होता है इक्वल टू ए कॉज ऑफ थीटा। अब ए कॉज को ले लो 45 डिग्री, तो ये ए 0.707 आ जाएगा। इसी तरह से ए वाई,
इसको ले लो ए साइन ऑफ थीटा। अब साइन की जगह पर भी 45 डिग्री पुट करो, तो ऐसी सिचुएशन में भी आंसर क्या आ जाएगा 0.707। तो अब ए एक्स का आंसर देखो, ए वाई का आंसर देखो, दोनों के आंसर क्या है, सेम है। तो पॉइंट क्या है कि अगर वेक्टर 45 डिग्री का एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, तो उसके जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। अब इसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये पहले भी मैंने पढ़ाते भी आंसर दिया था कि एक वेक्टर को एक स्केलर में ऐड नहीं कर सकते। वजह क्या है, दोनों की दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप जब भी एडिशन करते हो हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हो, ये बात याद रखनी है। कभी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती, हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं। सो स्केलर कैन नॉट बी एडेड टू द वेक्टर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट चीज आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 2.10। कैन यू ऐड अ जीरो टू अ नल वेक्टर। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है कि एक जीरो को नल वेक्टर में ऐड किया जा सकता है। तो इसका आंसर भी क्या है कि हम जीरो को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। जीरो को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीरो एक स्केलर है और नल वेक्टर एक वेक्टर है। तो अभी अभी लॉजिक बताया है कि हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, टू वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर 11, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो। वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो ये है कि एक वेक्टर है, लेट कर लो फॉर एग्जांपल फोर्स है 7 न्यूटन, और एक फोर्स जो है वो लेट कर लो हमारे पास है लेट कर लो है 4 न्यूटन। तो वो कहता है दो वेक्टर हैं, एक 7 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं। तो क्या इनका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है? नहीं, इनका रिजल्टेंट जाहिर सी बात है अगर एंटी पैरेलल होंगे तो सब्ट्रैक्शन के बाद भी 3 न्यूटन आएगा। तो दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तब जीरो होगा जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जिस तरह से 5 5 हैं, इनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है मैग्नीट्यूड का, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। तो ये चीज याद रखनी है, दो अनइक्वल वेक्टर्स जो हैं, दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, उनका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी हमारे पास, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी हमारे पास, एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, वो कहता है लेट कर लें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जो है वो वेक्टर ए है और एक को कह देता हूं वेक्टर बी। अब और कीजिएगा, लेट कर लें कि एक क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 12, लेट कर लें एक वेक्टर है ए, इसको मैंने वेक्टर ए का नाम दे दिया, एंड एक वेक्टर है बी। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है ये इक्वल मैग्नीट्यूड है, इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। तो जाहिर सी बात है जब इनको ऐड करूंगा तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा। अब ये जो रिजल्टेंट है ये आएगा R इज इक्वल्स टू A प्लस बी आ जाएगा। अब वो कहता है इन दो वेक्टर्स का सम भी लो, इन दोनों वेक्टर्स का डिफरेंस भी लो। डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन का तरीका सिखाया था कि एक वेक्टर का लेंगे नेगेटिव वेक्टर और उसको पहले वेक्टर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट होगा वो आपस में ये बन जाएगा A माइनस बी। तो पॉइंट क्या उसका गौर करना, वो कहता है एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन एंगल 90 डिग्री का है। आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये रिजल्टेंट आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये रिजल्टेंट आता है। तो वो ये कहता है कि ये जो दोनों के दोनों रिजल्टेंट है इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होगा। गौर करना कैसे,
जो पहला रिजल्टेंट है वो हमारे पास है, जारी सी बात है, रिजल्टेंट का तरीकाकार यही होगा, सम का रिजल्टेंट आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब उसने खुद कह दिया जी कि a का मैग्नीट्यूड जो है वो b के बराबर है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के बराबर है। तो मेरी मर्जी में ऊपर b की जगह पर a या a की जगह पर b लिख दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर लेट कर लो, b की जगह पर a लिख दिया, तो ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर और ये बन जाएगा a अंडर रूट 2 आ गया। तो ये आ गया रिजल्टेंट ऑफ सम, मतलब ये सम हुए थे, ऐड हुए थे, इनका रिजल्टेंट आ गया। अब जिनको सब्ट्रैक्ट किया, डिफरेंस लिया, उनका रिजल्टेंट अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। अगेन a का मैग्नीट्यूड जो है वो b के बराबर है। अब ये माइनस की बजाय जाहिर सी बात है स्क्वायर लूंगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब जब इसका रिजल्टेंट लूंगा तो वो आएगा r इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर, b की जगह पर भी a स्क्वायर पुट कर दिया, तो ये अंडर रूट 2a का स्क्वायर, तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा a अंडर रूट 2। तो गौर करो जरा, जब मैंने इसका और इसका मैग्नीट्यूड लिया तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इन दोनों के आंसर का सेम होने का मतलब है कि दोनों की लेंथ सेम है। पॉइंट क्या था, a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हमने ये शो करना है कि उनका जो सम और डिफरेंस है उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, उनकी लंबाई भी बराबर है, जो कि इससे साबित हो गया। ये भी a अंडर रूट 2 आ रहा है और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी a अंडर रूट 2 आ रहा है। अब अगला पॉइंट, वो कहता है अगर a और b परपेंडिकुलर है तो इनके जो रिजल्टेंट आ रहा है सम और डिफरेंस के, ये भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब कैसे देखें, इसके लिए तरीका यह आ जाता है, लेट कर लो, इसको मैं r कह देता हूं और इसको मैं r प्राइम कह देता हूं, मतलब इसको r कह देता हूं और डिफरेंस वाले को r प्राइम। तो r डॉट r मैं डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। अगर तो आंसर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, अगर आंसर 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो सबसे पहले सम a प्लस बी वैक्टर डॉट फिर डिफरेंस a माइनस बी वैक्टर। अब जाहिर सी बात, अगर आपको याद हो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट वाली बात, तो a क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, b माइनस b का स्क्वायर। अब हमने खुद कहा है कि a का मैग्नीट्यूड b के बराबर है, तो मैं b की जगह पर a या a की जगह पर b लिख देता हूं। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो ये दोनों के दोनों जो रिजल्टेंट वेक्टर हैं आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वो कहते हैं जी हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू कंबाइन टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब इसको जरा देखिएगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा। अब हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो क्या है, वो ये कहता है लेट कर लो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, आप इसको दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं, दूसरे वेक्टर में ऐड करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पहला वेक्टर लेट कर लो, इसको मैं वेक्टर ए कह देता हूं, वेक्टर ए कह दिया, और ये दूसरा वेक्टर इसको वेक्टर बी कह दिया। तो पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल और दूसरे की टेल के साथ आखिरी के हेड को मिला दिया, तो ये जो वेक्टर बनेगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब वो ये कहता है कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, तो कितने एंगल पर रखूं कि इनकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी 5 है। अब और करना, बच्चा अक्सर ना इस क्वेश्चन को, जो 45 डिग्री वाला क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस करवाया है कि 45 डिग्री पर कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं, उसके साथ मिक्स कर जाते हैं। ये बेटा वो क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन था कि रिजल्टेंट वेक्टर को कितने एंगल पर रखे कि कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और ये क्वेश्चन ये है कि कंपोनेंट्स को कितने एंगल पर रखे कि उनका मैग्नीट्यूड और उनका जो रिजल्टेंट बन रहा है उन तीनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो, कि अगर ये 5 है, ये 5 है, तो इनका रिजल्टेंट भी 5 है, तो फिर ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 120 डिग्री। अब बच्चों को ना अक्सर ये भी, यार इधर से एंगल क्यों ले रहे हैं, गौर करना जरा बेटा, आप कभी भी वेक्टर का एंगल हेड टू टेल नहीं लेते हैं,
जब भी वेक्टर का एंगल लोगे वो हमेशा टेल टू टेल लोगे। तो अब अगर मैं ए और बी का एंगल देखना चाहता हूं ना, तो ए की टेल का बी की टेल के साथ एंगल लूंगा। तो फिर ए को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, ये मैंने ए को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। ए को आगे की तरफ एक्सटेंड किया, अब टेल का टेल के साथ एंगल देखा, तो ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 120 डिग्री। तो आपने जस्ट यही एक्सप्लेनेशन लिखनी हल्की सी। वैसे अगर बच्चों को कहते हैं, बच्चे बात को कह देते हैं प्रूफ करवा दें, लेकिन आपने लिखना नहीं है पेपर के अंदर, आपने प्रूफ नहीं लिखना, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। रिजल्टेंट का जो एक्चुअल जो होता है बेसिकली रिलेशन वो ये होता है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो बाकी ये बच जाएगा। तो वो था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ये जनरल रिलेशन है, ये क्या है जनरल रिलेशन। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए तो 90 पुट करोगे तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा, आपके पास बाकी क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब और करना जरा, अब कंडीशन मैं यहां पर रख देता हूं कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा हूं कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो एक काम करता हूं, ये आर है, अब हर किसी की जगह पर आर आर पुट कर देता हूं, या बी बी पुट कर दूं या ए पुट कर दूं, मेरी मर्जी। अब बी की जगह पर भी आर स्क्वायर 2, इस ए की जगह पर भी आर, बी की जगह पर भी आर, तो आर मल्टीप्लाई बाय आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा, यह आ जाएगा आर अंडर रूट आर प्लस आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर ले लो सॉरी, तो ये स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब 2r स्क्वायर इधर ले आओ, तो r का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, अब ये एज इट इज आ जाएगा 2r का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब ये आ जाएगा माइनस r का स्क्वायर 2r का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। अब ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, अब ये बच जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉज ऑफ थीटा, यहां फिर कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स -1/2, तो आंसर आ गया 120 डिग्री। तो मैंने जब ये वाली कंडीशन लगाई तो उसने मुझे आंसर क्या निकाल दिया 120 डिग्री, कि अगर ए और बी का एंगल 120 डिग्री होगा तो इन दोनों का और इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास, टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 एंड 35 न्यूटन। वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन है। वो कह रहा है इनमें से करेक्ट आंसर चूज करें। तो देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारे पास है 14। वो कहता है एक जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन एंड एक का मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन। अगेन मैं 60 और 35 लिख देता हूं। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 60 और 35 न्यूटन का मैग्नीट्यूड वाले जो दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट इन तीनों में से कौन से वाला हो सकता है, कौन से वाला हो सकता है। तो बच्चा कहेगा सर कोई एंगल तो बताया नहीं है। एग्जैक्टली कोई एंगल नहीं बता, तो गौर करना, इन दोनों का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है ऐड करने के बाद वो 95 से बड़ा नहीं हो सकता। 60 प्लस 35, इनका रिजल्टेंट 95 से बड़ा हो ही नहीं सकता मैक्सिमम। और मिनिमम रिजल्टेंट कब आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये होगा जब पैरेलल और ये होगा जब एंटी पैरेलल। तो 60 माइनस 35 जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 25 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट है 60 और 35 का वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम इतना हो सकता है। तो अगर एंगल नहीं पता तो मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान कोई भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन नंबर 1 है 100 न्यूटन। तो क्या आपका आंसर 25 से 95 के दरमियान 100 आता है कहीं? नहीं। तो 60 और 35 का जो रिजल्टेंट है वो 100 नहीं हो सकता। क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है 20? क्या 25 से 95 के दरमियान आता है? नहीं। तो फिर कौन से वाला आता है, 70। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो पॉसिबल रिजल्टेंट है वो कौन सा हो सकता है, 70 न्यूटन हो सकता है। इस तरह का कोई सा भी एमसीक्यू है तो तरीकेकार क्या है, दोनों को ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो।
एडिशन मैक्सिमम आंसर बता देगा, सबट्रैक्शन मिनिमम आंसर बता देगा। तो आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम से मिनिमम के दरमियान कोई भी हो सकता है। अब हम आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वो है जी, सपोज द साइड्स ऑफ अ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट अ वेक्टर अरेंज हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ द वेक्टर्स। बेटा सिंपल सी बात याद रखनी है, वो कह रहा है एक वेक्टर ये है, लेट कर लो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये उन्होंने क्लोज पॉलीगॉन बना दिया। ओके एक मिनट, रिजल्टेंट तो बनाया ही नहीं यार, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड किया, क्लोज पॉलीगॉन बन गया, क्लोज शेप बन गया, लेकिन मैं रिजल्टेंट ड्रॉ ही नहीं कर सका, तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका कि जब आप ज्यादा सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड करें और वो क्लोज पॉलीगॉन बना लें और वहां पर कोई रिजल्टेंट भी नहीं बना, रिजल्टेंट बनाया नहीं मैंने, मतलब चुप करके हेड टू टेल करता गया हूं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये हो गया जी हमारे पास आज का लेक्चर। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।